हेलो, दिस इज पुनीत। आज हम लेने वाले हैं अपना चैप्टर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। राइट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में मालूम होना चाहिए। हम जनरली यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो लेमन डेफिनेशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर इंटरचेंजेबली यूज में आती हैं। इन जनरल लाइफ के अंदर हम भी ऐसा करते हैं, पर अगर हम टेक्निकल डेफिनेशंस के हिसाब से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर इसमें काफी डिफरेंसेस होता है। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है या जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर वो हमें सीख लेने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, किस तरीके से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अ, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जो भी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमेशा आर्किटेक्चर का पार्ट कंसीडर किया जाता है, और जो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है या फिजिकल परफॉर्मा है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किया जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, आर्किटेक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, और ऑर्गेनाइजेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ, लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन और फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, ये दो वर्ड, दो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है, इसका क्या मतलब है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, एक एग्जांपल यूजली मैं अपनी हर क्लास में लेता हूं उसको समझाने के लिए। सपोज आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया है कि मुझे मकान बनाना है, राइट। तो जैसे ही आपके ब्रेन में ये आइडिया आया कि मुझे मकान बनाना है, तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि आपने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप आर्किटेक्टर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि इसका एक डिजाइन बना दीजिए। जो डिजाइन बनाता है वो कहलाता है आपका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आपने मकान बनाना स्टार्ट नहीं किया है, आपने केवल उसका एक डायग्राम बनाया है, उसका एक लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन दिया है कि जो मकान बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, कौन सी कमरे की क्या साइज होगी, कहाँ कौन सा कंपोनेंट लगेगा, हार्डवेयर कौन सा चीज लगने वाली है, ठीक है, सीमेंट क्या लगेगा, किस क्वालिटी का लगेगा। तो ये चीजें क्या है, ये लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट है। और जब हम मकान बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो मकान बनने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट सामने आता है, तो प्रोडक्ट क्या आया, मकान आया, ठीक है। अब मकान बनने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट सामने आ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन। मतलब आपने प्रोडक्ट पे काम चालू किया, प्रोडक्ट आपके पास बन के आ चुका है, तो ये क्या है, आपका फिजिकल। और जब तक आपने केवल एक लॉजिकल परफॉर्मा बनाया है वो क्या कहलाता है, आपका लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। अब इसी चीज को आप कंप्यूटर के रेफरेंस में लीजिए कि हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उस कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेसिंग मोड क्या होंगे, सीपीयू की डिजाइन क्या होगी, एड्रेसिंग मोड्स क्या होंगे, ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, आपके आर्किटेक्चर के, ठीक है। जब आपने इन सारे कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चरली मैनेज कर दिया या स्ट्रक्चरली जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या सामने आ रहा है, एक सिस्टम बन के सामने आ रहा है, कंप्यूटर बन के सामने आ रहा है। तो वो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन किसका पार्ट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है बच्चों। मतलब फिजिकली स्ट्रक्चर्स कर देना या स्ट्रक्चरली उनको कंपोनेंट्स को जोड़ देकर उसकी परफॉर्मेंस इश्यू को ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। बात समझ में आई है या नहीं आई है, बताइए। तो हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट होगा, सर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इनपुट आउटपुट जो भी हम पढ़ने वाले हैं को किसके पार्ट है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में आपको क्लियर होना चाहिए। इसका डिटेल पार्ट है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने इन चीजों पर वर्कआउट करते जाएंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या होता है, ये बीइंग ए टेक्निकल पर्सन आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर।
कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट ऑफ COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कौन कौन से कंपोनेंट की हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं, तो उन कंपोनेंट का बेसिक आइडिया, उनकी बेसिक फंक्शनलिटी, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। फिर डीपली हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो पहला है कंपोनेंट ऑफ स्टडी के अंदर, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट है, ये आपकी है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपकी है मेमोरी। ठीक है, ये आपकी सिस्टम बसेस हो जाती हैं, सपोज ये है आपकी एड्रेस बस, ये है आपकी डेटा बस, और ये है आपकी कंट्रोल बस। ठीक है, और ये आपका हो जाता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, मतलब हम तीन कंपोनेंट की यहां स्टडी करते हैं या इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। एक है आपका CPU, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का क्या मतलब होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CU के क्या मतलब है? कंट्रोल यूनिट। ALU का क्या मतलब है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी है, ये आपकी सिस्टम बसेज हैं, ये इनपुट आउटपुट है। ठीक है, और इन्हीं का जब हम डीप एनालिसिस करते हैं या डीप स्टडी करते हैं, तो आपका पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आपके सामने आता है। तो आज के चैप्टर में हम केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट की फंक्शनलिटी क्या है और इस सब्जेक्ट में हम आगे क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है आपका CPU। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि CPU क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ CPU एग्जैक्टली? प्लीज गिव मी द आंसर्स, प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्या काम होता है CPU का? CPU का सिंपल वर्क है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, बस, दैट्स इट। क्या? टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। क्या काम है CPU का? टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आ गई बात समझ में? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है, CPU का काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, बट सर ये प्रोग्राम क्या होता है? यहां तो समझ में आ गया कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का है, पर प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? प्रोग्राम क्या है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब दोबारा आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए प्रोग्राम, बट इंस्ट्रक्शंस क्या है? राइट, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स। अब इसका क्या मतलब है सर? बिट्स तो 0 एंड 1 होते हैं, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? बेसिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना तो समझ में आ गया, बट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स क्या हैं, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, एक डेफिनेशनली टर्म्स में आपने लिख दिया है, बट इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना बच्चों, तो वो किस में लिखते हैं आप? C++, जावा वगैरह के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं, यही काम करते हैं ना आप? तो जो प्रोग्रामिंग C++ है, इनको HLL बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो भी आप इनके अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो इनके सिंटैक्स हैं, वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का मतलब हम उसमें प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको राइट डाउन कर सकते हैं, इसलिए इनको HLL बोला जाता है, हायर लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है, मतलब यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं,
तो उस लैंग्वेज में स्टोर नहीं होते हैं जिस लैंग्वेज में आप इनके प्रोग्राम्स को लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए। एक मिनट के लिए आप इसको हटा दीजिए, इसको अपन दोबारा बना देंगे। मान लीजिए आपके पास आपने कोई सी के अंदर प्रोग्राम लिखा है। आप प्रोग्राम लिख रहे हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह के अंदर। ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? HLL। HLL का मतलब होता है हायर लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने प्रोग्राम इसमें लिखा है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो क्या होता है? क्या इसी फॉर्मेट के अंदर मेमोरी में सेव होता है? द आंसर इज नो। मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम जब सेव होता है बच्चों, तो हमेशा 0 और 1 की फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है। सपोज आपने प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में और ये सेव किस में हुआ? 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। तो ये लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? लो लेवल लैंग्वेजेस। इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। एल फॉर लो लेवल लैंग्वेज। इसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। एक ही बात है। मतलब हम इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम जब सेव किया जाएगा तो मेमोरी के अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जाकर स्टोर होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको स्टोर कौन करा रहा है? क्या आप करा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। आप तो केवल प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको सेव करा रहे हैं। और जब भी हम कभी टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं या फिर भी कोई भी चीज इस तरह की डेवलप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक तो कुछ होता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज नॉट अ मैजिक बेसिकली, है ना कोई तो उसके पीछे रीजन रहा होगा। कन्वर्ट होने के पीछे 0 1 के पीछे कर कौन रहा है? तो वहां रोल आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यहाँ ये काम करता है कंपाइलर्स। ठीक है। अगर C++ है तो कंपाइलर करेगा, असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर करेगा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर रहा है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। कर क्यों रहा है? क्योंकि मेमोरी में सारी चीजें 0 1 के अंदर स्टोर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सीपीयू जो लैंग्वेज समझता है, वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अब मशीन लैंग्वेज सीपीयू समझता ही क्यों है? क्या सीपीयू डायरेक्टली C++ जावा की लैंग्वेज नहीं समझ सकता क्या? ये क्वेश्चन भी आपके सामने अराइज हो सकता है। तो मेरा आंसर ये है कि बेसिकली जो सीपीयू होता है बच्चों, उसमें रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और जो रजिस्टर्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो सीपीयू जब भी मेमोरी से कोई चीज लेगा, तो हमेशा 0 1 की फॉर्मेट में ही या मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब क्या है? फ्लिप फ्लॉप में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो 0 1 की फॉर्मेट में ही हो सकती है। इसके अलावा तो आप किसी चीज को स्टोर कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो जो सीपीयू है वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए मेमोरी के अंदर कोई भी चीज हमेशा 0 और 1 के अंदर ही स्टोर की जाती है। अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो सीपीयू उस भाषा को नहीं समझ सकता। बात समझ में आई? ठीक है यहां तक? तो हम क्या कर रहे थे कि हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब इस चीज को समझिए आप। मैं आपसे क्या कह रहा था अभी? हमारा पर्पस क्या है इस चीज को करने के पीछे? सीपीयू का क्या काम था अभी? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। यही बताया था मैंने आपको। अब उस पे डायग्राम पे आ जाइए आप, पुराने वाले पर। पुराना वाला डायग्राम क्या था आपका? यही था आपका। सीपीयू है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये आपका एएलयू है, और ये आपका मेमोरी था। ये आपकी सिस्टम बसेस थी। ये आपका मेमोरी था। मेमोरी में क्या होती है? सेल्स होती हैं। अब मैं क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि देखिए बच्चों, सारा प्रोग्राम किस में सेव हो रहा है? 0 1 की फॉर्मेट में सेव हो रहा है। मान लीजिए 1 1 है, 1 1 0 0 है, ये 1 1 0 0 1 है, ये 1 1 0 1 है।
तो जो ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जिसमें सेव हो रहा है, मान लीजिए इस प्रोग्राम के अंदर 4 इंस्ट्रक्शन थी, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4। इंस्ट्रक्शन 1 में जितने बिट्स हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ बिट्स है ये कहलाता है आपका इंस्ट्रक्शंस। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी तो वो कहलाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ बिट्स क्या कहला रहा है? इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहला रहा है? आपका प्रोग्राम कहला रहा है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। यही मेरी बताने की आपको कोशिश थी। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ बिट्स हैं। ग्रुप ऑफ बिट्स मिला के इंस्ट्रक्शन बन रही हैं और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर हैं वो मिला के आपका प्रोग्राम बन रहा है। और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स क्या हो गया? अगर कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, यहां तक तो सीपीयू की फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ गई है कि सीपीयू का क्या काम है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। बात खत्म। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सर यहां तो हमें समझ में आ गया कि भाई सीपीयू का काम एग्जीक्यूट कराना है, बट सर सीपीयू एग्जीक्यूट कराता कैसे है? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ ये नहीं पढ़ने वाले इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ये तो फंडामेंटल्स में आते हैं आपके, है ना। सीओए के अंदर बहुत ही डिटेल एनालिसिस हमको करना पड़ता है हर कंपोनेंट्स का कि उसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर सीपीयू ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने का काम तो कर दिया, बट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता कैसे है? तो जब भी किसी प्रोग्राम को सीपीयू एग्जीक्यूट कराता है या प्रोसेस कराता है तो वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो करता है। किस साइकिल का फॉलो करता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल का। आप इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में जो स्टेप लगने वाले हैं सीपीयू को वो कहलाते हैं आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं जिसका सीपीयू फॉलो करता है। पहला होता है आपका फेचिंग। अरे पहला है फेचिंग, दूसरा है आपका डिकोडिंग और तीसरा है आपका एग्जीक्यूशन। ये 3 स्टेप होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर। कौन कौन से हैं? फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है, कहना क्या चाहते हैं? फेचिंग का क्या मतलब है, डिकोडिंग का क्या मतलब है, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? फेचिंग ये कहता है कि जो भी प्रोग्राम आपका रखा हुआ है वो मेमोरी में सेव है, तो आप जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेमोरी से आपको लाना पड़ेगा। तो किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी से लाने को हम क्या बोल रहे हैं? फेचिंग। ठीक है, और जब आप मेमोरी से उस प्रोग्राम को लेकर आ जाते हैं तो उस प्रोग्राम का मतलब क्या है, आप कौन सा ऑपरेशन उस प्रोग्राम पर करने जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सारा प्रोग्राम्स मेमोरी में 0 और 1 के अंदर ही स्टोर हो रहा है। तो सीपीयू अगर उस प्रोग्राम को लेकर आ रहा है तो 0 एंड 1 की फॉर्मेट में ही आपके पास आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 0 1 की फॉर्मेट में आ रहा है तो कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करने वाले हैं? एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने वाले, डिवीजन है, कोई और लॉजिकल ऑपरेशन है? आपको तो पता नहीं है ना। आप इसका क्या मतलब है? 0 1 0 1 1 0, मैं आपसे कहूं इसका क्या मतलब है? सर ये कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीजन है? आप कैसे बता पाएंगे? ठीक है, ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है आप कैसे मालूम कर पाएंगे? तो सीपीयू इसको अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट डज इट मीन, द व्हाट द ऑपरेशन वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, द फेस पैटर्न फ्रॉम द मेमोरी। बात को समझ में आ गया है आप तक? तीसरा है एग्जीक्यूशन। जब डिकोडिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि आपके मेमोरी में 10 प्रोग्राम्स हैं या एक प्रोग्राम है, मान लीजिए एक प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शंस है। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, इसको समझने के लिए ऐसा कीजिए आप, मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शंस है। मान लीजिए इंस्ट्रक्शन 1 है,
ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, 7 मान लीजिए तो बड़ा हो जाएगा आपका। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 हो गया, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है, ये 6 है और ये 7 है। मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो करेगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। मतलब आप पहली इंस्ट्रक्शन को लेकर आए, इसको क्या बोलेंगे? फेचिंग। उसको समझा, उसका जैसा भी ऑपरेशन है उसके ऑपरेशन की तरफ हम मूवमेंट कर गए, तो समझना क्या हो गया? डिकोडिंग हो गया। और उसको प्रोसेस में लाना क्या हो गया? आपका एग्जीक्यूशन हो गया। अब मुझे आप बताइए कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर आया क्या, या केवल एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर आई है? ऑब्वियसली सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट आई है। पूरा प्रोग्राम में तो 10 इंस्ट्रक्शन है ना, 7 इंस्ट्रक्शन है, तो अभी केवल एक इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट किया है। फिर क्या होगा? फिर वापस सेकंड इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कहने का मतलब है सेकंड इंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आप थर्ड इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करोगे, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन की तरफ, फिर फिफ्थ इंस्ट्रक्शन की तरफ, सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन का, एंड सो ऑन अंटिल एंड अनलेस ऑल इंस्ट्रक्शन या ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट कंप्लीटेड। यही आपका पूरा प्रोसीजर होता है सीपीयू का। अब मुझे बताइए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं कि सीपीयू किसी प्रोग्राम को किस तरीके से प्रोसेस में लेकर आता है, एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सीपीयू की प्रोसेसिंग किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो सीपीयू का आपको फंक्शनैलिटी समझ में आ गई है शायद, मैं जितना समझता हूं, है ना? कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट है आपका मेमोरी का, कि सर ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये तो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई है कि सीपीयू क्या काम करता है और किस तरीके से करता है, ये भी हमें समझ में आ गया है ना? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड कंपोनेंट है आपका मेमोरी का, तो सर हमें ये बताइए कि मेमोरी क्या काम करती है, बताइए आप। ये आपकी सपोज मेमोरी है, मेमोरी का क्या काम होता है? मेमोरी का सिंपल काम है प्रोग्राम और डेटा दोनों को स्टोर करने का काम करती है। प्रोग्राम प्लस डेटा दोनों को स्टोर करने का काम करती है मेमोरी। अब मैंने यहां एक टर्मिनोलॉजी लिखी है प्रोग्राम और एक टर्मिनोलॉजी लिखी है डेटा, और मैं कह रहा हूं कि दोनों को स्टोर करने का काम कौन कर रही है? मेमोरी कर रही है। ध्यान रखिए, दो टर्मिनोलॉजी है, प्रोग्राम अलग है, डेटा अलग है, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द प्रोग्राम एंड डेटा? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। दोनों सेम तो नहीं हो सकते। अगर सेम होते तो मैं लिखता, क्योंकि प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने का काम मेमोरी कर रही है। दोनों में डिफरेंस है, ऑब्वियस है ये तो। ठीक है ना बच्चों? तो प्रोग्राम क्या होता है? आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी मैंने आपको बताया है। और डेटा क्या है? कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। व्हाट्सअप है आपका, जो आपकी फोन में होता है, सब में होता है आजकल, तो आपके हर किसी बंदे। तो व्हाट्सअप क्या है? आपका प्रोग्राम हो गया। और मैसेज ऑफ व्हाट्सअप क्या है आपके? वो आपके डेटा हो जाते हैं। ठीक है। मीडिया प्लेयर क्या है आपका? वो प्रोग्राम है। सॉन्ग्स, पिक्चर जो भी आप देख रहे हैं वो क्या है आपका? वो डेटा है। व्हाट्सअप कहाँ स्टोर है? वो भी मेमोरी में स्टोर है। और मैसेज ऑफ व्हाट्सअप कहाँ स्टोर है? सर वो भी मेमोरी में स्टोर है। ठीक है। मीडिया प्लेयर कहाँ आपका स्टोर है? वो भी मेमोरी में स्टोर है। और आपके जो सॉन्ग्स, पिक्चर है वो कहाँ स्टोर है? वो भी मेमोरी में स्टोर है। यही हम कह रहे हैं आपसे कि प्रोग्राम और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर होते हैं। क्लियर है सब? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मतलब सीपीयू की फंक्शनलिटी हमने समझ ली है कि सीपीयू क्या काम करता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। और कैसे करता है? थ्रू द इंस्ट्रक्शन साइकिल करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? फेच होती है, डिकोड होती है, एग्जीक्यूशन होता है। मेमोरी क्या काम करती है? सब प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आता है सिस्टम बसेस। सिस्टम बस क्या होती है बताइए? ये एड्रेस है, ये डेटा है, और ये आपका कंट्रोल है। सिस्टम बसेस का अगर हम टेक्निकली कहें तो एक सेट ऑफ लाइंस होती है। ठीक है। सिस्टम बसेस क्या है आपकी? सिस्टम बस क्या कहलाती है आपकी? ए सेट ऑफ लाइंस।
सेट ऑफ लाइंस। लेकिन क्या ये लाइंस क्या है, इनकी कोई फंक्शनलिटी तो होगी ना, इनको यूज क्यों ले रहे हैं? तो पहले इस चीज को समझिए। देखो बच्चों, होता क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीपीयू का काम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने का है, ठीक है। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया ये मैंने आपको बता दिया है। प्रोग्राम कहाँ रखा हुआ है, सीपीयू में रखा हुआ है या मेमोरी में रखा हुआ है? सर ऑब्वियसली मेमोरी पे रखा गया, सीपीयू को स्टोर करने का काम थोड़ी करता है, मेमोरी करती है ना आपका स्टोर करने का काम। तो प्रोग्राम तो आपका यहाँ रखा हुआ है, सीपीयू आपका यहाँ है, सीपीयू का काम क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। तो क्वेश्चन ये है, ये जो प्रोग्राम है इसको सीपीयू मेमोरी से अपने पास कैसे लेकर आएगा? ये प्रोग्राम तो, ये तो क्वेश्चन अराइज होता है और होना भी चाहिए। भाई मैजिकली तो कोई काम नहीं हो रहा है ना आपका, क्योंकि आप जब भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है ही। बिना लॉजिक के, बिना साइंटिफिक रीजंस के कुछ होता तो है ही नहीं ना। आपको कोई ब्लैक मैजिक थोड़ी है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जो भी प्रोग्राम आपका रखा हुआ है वो तो आपकी मेमोरी सेल्स में रखा हुआ है, यहाँ रखा होगा, सपोज ये रखा हुआ है आपका, और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कोई वाया आपके पास होना चाहिए। तो वो वाया कौन होते हैं? वो आपकी सिस्टम बसेस होती है, जिसको हम सेट ऑफ लाइंस बोल रहे हैं। तो सिस्टम बसेस तीन तरह की होती हैं आपकी, एक होती है एड्रेस बस, दूसरी आपकी होती है डेटा बस, और तीसरी आपकी होती है कंट्रोल बस। लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। सिस्टम बस आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज एड्रेस बस, सेकंड इज डेटा बस, एंड थर्ड इज कंट्रोल बस। देखिए, ये बार बार रब करना पड़ता है। देखो, इसको हम दोबारा बना लेंगे। सिस्टम बस कितने तरह की होती है बच्चों? तीन तरह की है आपकी। एक है आपकी एड्रेस बस, दूसरी है आपकी डेटा बस, और तीसरी है आपकी कंट्रोल बस। ठीक है। अब इन तीनों बसों की अपनी एक फंक्शनलिटी होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। एड्रेस बस किसको कैरी करने का काम करती है? एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम, जो मेमोरी में रखा हुआ है। तो ये किसको कैरी कर रही है? एड्रेस को कैरी। ये किसको कैरी कर रही है? कैरी द डेटा एंड प्रोग्राम, कैरी द डेटा एंड प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है एक बार देखते हैं। और ये किसको कर रही है? शो द कंट्रोल सिग्नल, शो द रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए। एड्रेस बस कैरी कर रही है एड्रेस को, डेटा बस कैरी कर रही है डेटा और प्रोग्राम दोनों को, और कंट्रोल बस हमें ये बता रही है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है और किस तरीके से ये ऑपरेशन में एग्जीक्यूट होते हैं या परफॉर्म होते हैं? देखिए बच्चों, आपने जो अभी पुराना डायग्राम बनाया था दोबारा उसको बना देंगे, बट एक बार आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने? इसको इस तरह से समझिए, एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज आपकी फोन मेमोरी के अंदर या फोन के अंदर व्हाट्सअप तो हर किसी के होता है, ये मैं जनरली व्हाट्सअप का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि हर यूजर इसके साथ हैबिचुअल है, और डेली पर्पज में, डेली यूजेस में ये सब के यूज में भी आते हैं। तो व्हाट्सअप क्या है? आपका एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज लेते हैं। ये एप्लीकेशन कहाँ रखी हुई है? आपकी फोन मेमोरी में रखी हुई है, अगर आपने उसको इंस्टॉल कर रखा है तो। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो आपको दिखाई देता है फोन पर, वो बेसिकली आइकॉन होता है किसका? व्हाट्सअप का, है ना। इसके जस्ट पीछे एक रजिस्टर होता है। जो भी प्रोसेसर आप यूज में ले रहे हैं, अगर आपका मोबाइल प्रोसेसर है तो उसका एक अपना रजिस्टर्स हो सकता है, और 8085, 8086 अगर आप सिस्टम में इसका यूज ले रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो वहाँ एक अलग रजिस्टर हो सकता है। बट मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि एक रजिस्टर्स होता है जिसमें इसका एड्रेस लिखा रहता है, या वो उस एड्रेस को होल्ड करता है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो रजिस्टर से जो एड्रेस बस है वो एक्टिवेट हो जाती है। वो
उस एड्रेस को लेके मेमोरी की तरफ जाती है कि ये प्रोग्राम मेमोरी में यहाँ स्टोर है। मेमोरी से प्रोग्राम को लेती है, डेटा बस से सीपीयू के पास लेकर आती है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप फेचिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कौन कौन सी बसेस यूज में आई है आपकी? एड्रेस बस और डेटा बस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद डिकोडिंग होगा, फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, खत्म। फिर इसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? जो आपका रजिस्टर था उसकी वैल्यूज इंक्रीमेंट हो जाती है। जनरली 8085 में इस रजिस्टर का नाम प्रोग्राम काउंटर था, लेकिन हो सकता है अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग नाम हो। तो अपना इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि कहाँ क्या नाम है, हम केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम बस किस तरीके से काम कर रही है। तो एड्रेस बस वापस मेमोरी की तरफ जाएगी, लेकर आएगी डेटा बस के थ्रू। ठीक है, सीपीयू के पास पहुंचने के बाद सीपीयू उसका डिकोडिंग करेगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। क्लियर है? तो एड्रेस बस एड्रेस को कैरी कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन आप फेच करने वाले हैं मेमोरी से। ठीक है, अब वो जो प्रोग्राम है जो आप लेकर आने वाले हैं, जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेकर आने वाले हैं, वो किस बस से आएगी? डेटा बस से आएगी। ठीक है, और तीसरा कंट्रोल बस हमें ये बताता है कि आप कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। हमेशा कोई जरूरी तो नहीं है आप मेमोरी से इंफॉर्मेशन ला ही रहे हो सकता है आप मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन पुट भी करा रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना, आप सेव करा रहे हो, राइट। तो अगर आप मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका रीड ऑपरेशन, मतलब सिग्नल प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, दो तरीके की सिग्नल प्रोड्यूस करती है कंट्रोल बस, एक रीड सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, एक राइट सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है। रीड का मतलब टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी, और राइट का मतलब है पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। मतलब आप राइट करने सेव करने वाले हैं और लेकर आने वाले हैं, तो रीड ऑपरेशन आपका हो जाता है। ये कौन बता रहा है? ये आपका कंट्रोल बस बता रहा है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? अब देखिए, तीनों बसों के आपने काम तो देख ही लिए हैं। अब पूरे सिस्टम को हम दोबारा बना देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स चीजें हैं, बट आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। अब आपके पास था, हमने ये सिस्टम आपको बना के दिया था। ये आपका मेमोरी है, मान लीजिए। अभी मैं किसी स्पेसिफिक मेमोरी की बात नहीं की थी, मैंने केवल एक जनरल मेमोरी की फंक्शनलिटी की बात की थी। तो कंफ्यूज ना होइए कि सर सेकेंडरी मेमोरी है, कि प्राइमरी है, कि रैम है, रोम है, कैशे है, L1 L2, एक्सटर्नल कैश, इंटरनल कैश, रजिस्टर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल हम फंक्शनलिटी के बारे में बता रहे हैं कि बेसिक फंक्शनलिटी कंपोनेंट्स की क्या होती है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कहा था कि सर सीपीयू है, ये कंट्रोल यूनिट था, ये आपका एएलयू था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये आपकी सिस्टम बसेस देख ली थी हमने, ठीक है, और ये आपका मेमोरी देख ली थी। मेमोरी क्या कर रही है आपकी? प्रोग्राम प्लस डेटा, इन दोनों को स्टोर कराने का काम कर रही थी। ये आपकी एड्रेस बस है, ये आपकी डेटा बस है, और ये आपकी कंट्रोल बस है। ठीक है, तो हमने सीपीयू की फंक्शनलिटी को देख लिया था कि सीपीयू क्या काम करता है। हमने मेमोरी की फंक्शनलिटी को देख लिया है कि मेमोरी क्या काम कर रही है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा हमने देखा था सिस्टम बसेस क्या काम कर रही है, यहां भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट का मतलब हम यहां ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, वो जब सीपीयू से कनेक्टेड होती है तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है जिससे इनका कम्युनिकेशन, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, ये भी आपके शायद सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो डीएमए किस तरीके से काम करता है, डीएमए की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए क्या सीपीयू डेटा का ट्रांसमिशन नहीं कर सकता? कर सकता है, पर सीपीयू की भी तो अपनी लिमिटेशन होंगी ना कहीं जाके, है ना। सीपीयू तो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, वो डेटा का भी ट्रांसफर कर सकती है और कोई भी लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकती है। और जो डीएमए है वो केवल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज में लिया गया था। अब वो क्या होता है, कैसे ट्रांसफर करता है, वो तो अपन इनपुट आउटपुट में स्टडी करेंगे। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट इस पूरे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में पढ़ा जाएगा। पहला है सीपीयू, सेकंड है मेमोरी, थर्ड है इनपुट आउटपुट और सिस्टम बसेस। ये इसकी बेसिक फंक्शनलिटी है। दो और चीजें रह गई हैं आपकी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
तो एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेम से ही स्पेसिफाई है, नेमिंग कन्वेंशन से हमें मालूम चल रहा है कि एएलयू जो काम करता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, समथिंग समथिंग लाइक लॉजिक, ये सारे काम कौन कर रहा है? एएलयू कर रहा है। लेकिन हम पढ़ते क्यों? ये तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा होता है कि जब भी हम इंटरनली, हम सीपीयू सीओ के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरनली ऑपरेशन की स्टडी कर रहे हैं कि इंटरनली ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। राइट बच्चों? क्योंकि होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें। एएलयू जो होता है इसमें एडर सर्किट होता है आपका, है ना? इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सर्किट्स वगैरह नहीं होते। तो आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन है, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन है, चाहे आपका एडिशन है, वो एडर सर्किट के थ्रू ही परफॉर्म होता है। तो एडिशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, सर्किट तो एक ही है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम अपने पास दी गई है। उन एल्गोरिदम की अपन स्टडी करते हैं कि बूथ एल्गोरिदम क्या है, रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? एएलयू के अंदर। इससे पहले हम एएलयू में पढ़ते हैं नंबर रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एग्जामिनेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया तो सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? नंबर रिप्रेजेंटेशन का मतलब बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं है। यहाँ साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एएलयू है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है -4038। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने आपसे कहा कि मेमोरी के अंदर या कंप्यूटर में सारी जो चीजें होती है तो बाइनरी नंबर में होती है, 0 1 की फॉर्मेट में होती है। अब क्वेश्चन है तो डैश है। अब डैश को आप कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि कंप्यूटर में तो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर क्या ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप सारी वैल्यू 0 1 की फॉर्मेट में लेता है। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब ये मैं बता रहा हूँ कि माइनस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप? बताइए आप कैसे करेंगे? कोई मेथड आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किया कैसे जाएगा? इसके मेथड्स हैं आपके टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, कोई तरीका तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कंटेम्प्रेरी जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने क्या तरीका इसको डेवलप किया गया था जिससे हम इसमें स्टोरेज करते हैं, तो वही चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड था आपका। दूसरे जो प्रपोज मेथड थे, वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड मेथड, वो भी इसमें हम स्टडी करेंगे। हालांकि वो प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं आते हैं, ओनली टूज कॉम्प्लीमेंट ही यूज में आता है। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये सब चीजें हम काम करेंगे एएलयू के अंदर। नंबर रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर हम जाएंगे सारे एल्गोरिदम पर, जो बूथ एल्गोरिदम है, स्टोरिंग नॉन स्टोरिंग एल्गोरिदम। ठीक है, फिर इसके अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस। जो प्रॉब्लम आपकी नेगेटिव नंबर में आ रही थी वही पॉइंट वाली में आ रही है। कि सपोज आपके पास नंबर है 2.34021। अब बात तो यही है ना, मैं ये कह रहा हूं कि सर सारे जो वैल्यू हैं वो 0 और 1 के अंदर ही स्टोर हो सकती हैं। तो सर ये पॉइंट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? फिर वही प्रॉब्लम आपके पास आ गई। जो माइनस में थी कि डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां ये है कि हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना, वो चलो वो तो सॉल्व हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट से। अगर कोई पॉइंट का नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, तो उसको पहले फिक्स पॉइंट में करना पड़ेगा। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट क्या है, कैसे नंबर का रोटेशन होगा, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सारा हम एएलयू में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल क्या होते हैं? किसी भी ऑपरेशन में एक ट्रिगर का काम करते हैं। होता क्या है कि सीपीयू के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं। पढ़ेंगे इसको भी एक साथ, अगर सारी चीजें करा दी जाएंगी तो आप कंफ्यूजन मोड में आ सकते हैं। आप केवल एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि सीपीयू के अंदर बहुत से रजिस्टर होते हैं। तो जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं या जो भी आप ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे उसके लिए माइक्रो ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब रजिस्टर के बीच में जो मूवमेंट होगा उसको हम माइक्रो ऑपरेशंस कह रहे हैं, है ना? तो माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। कंट्रोल सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है? कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करती है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है। तो माइक्रो ऑपरेशन आपके सिलेबस में है कि रजिस्टर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होगा किस तरीके से, कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, कैसे ट्रिगरिंग्स होती है, किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारे हम कंट्रोल यूनिट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सीओए का बेसिक फाउंडेशंस है जो हम पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं।
यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इजी टॉपिक था, ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एएलयू से। आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर फाउंडेशन क्लियर है आप सीयू से स्टार्ट कर लीजिए, मेमोरी से कर लीजिए, इनपुट आउटपुट से, एएलयू से। हम एएलयू से स्टार्ट करेंगे और एएलयू में हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को या साइन नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। अगर आप नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है मेरे हिसाब से। आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट क्लास से नंबर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। थैंक्स वेरी मच।